शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिजनेस समझने से। पहले समझते हैं हमारे घर में जो फैन होता है वो कौन सी मैकेनिज्म पर काम करता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फैन होता है, फैन के अंदर ब्लेड्स होते हैं। ये जो ब्लेड्स होते हैं ये पर्टिकुलर एंगल पर टिल्टेड होते हैं। वो पीछे की साइड से हवा को खींचकर आगे की साइड जहां पर हम बैठे हैं वहां पर फ्लो कराता है। आजाद का जो मेन काम है, आजाद के जो मेन प्रोडक्ट है ना, वो समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एक फैन, एक पंखा कैसे काम करता है। अभी ये सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह पर कैसे काम करता है वो वन बाय वन समझते जाते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एक जो पिक्चर दिख रही है वो एक जेट इंजन है। प्लेन को आपने ऑब्जर्व किया होगा, प्लेन के दोनों साइड इस तरह के इंजन होते हैं। अभी यहां पर पर्पस क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहली वाली स्लाइड में हमने ये समझ लिया ऑलरेडी कि जो फैन है उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। एक साइड से हवा को खींचता है, दूसरी साइड वो फेंकता है, राइट। और सेम कॉन्सेप्ट पे प्लेन भी फ्लाई करता होगा क्योंकि प्लेन को धक्का लगाना है, राइट। धक्का लगा के वो आगे मूव करेगा, तो धक्का लगाने के लिए उसको बड़ी जोर से एक फोर्स चाहिए, राइट। एक गैस चाहिए, हवा चाहिए कि जो धक्का लगा के प्लेन को आगे मूव करा सके। और उसके बाद ये जोर से खींची गई हवा के ऊपर ये फ्यूल को डाला जाता है। एकदम जोर से जब हवा खींची जाती है तो वो एक प्रेशर जनरेट करती है, एक तरीके का स्पार्क जनरेट करती है। और अंदर जब फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है तो वो क्या लगाता है, एक ब्लास्ट करता है, क्रिएट करता है, एक थर्स्ट क्रिएट करता है, राइट। उसके बाद क्या होता है कि यही ब्लास्ट जो होता है वो पीछे लगे दूसरे पंखे को घुमाता है। इसके यहाँ जो एक आपको फैन दिख रहा है, ऐसा सेम फैन पीछे भी होता है। पीछे लगे फैन को घुमाता है ये, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से पीछे वाला फैन बहुत ही प्रेशराइज तरीके से हवा को पीछे एग्जॉस्ट करता है, पीछे फेंकता है, और उसकी वजह से पूरा प्लेन, पूरा स्ट्रक्चर आगे जाता है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक इमेज दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर एक सवाल आएगा। ये सवाल ये हो सकता है कि दो पंखे की क्या जरूरत है, राइट। ये सवाल आएगा। मैं आपको यहाँ पर जेट इंजन का एक इमेज दिखाता हूँ। ये समझना जरूरी है अगर हमें आजाद के बिजनेस को समझना है। मैं आपको एक मैकेनिज्म दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक जेट इंजन है, राइट। ये जेट इंजन में देखिए आगे से हवा अंदर जाती है, फिर यहाँ पर जब उसके साथ फ्यूल ऐड होता है, हवा बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। उसके बाद यहाँ पर कंबस्टन चेंबर में ब्लास्ट होता है और ये जो एकदम धक्का, थर्स्ट क्रिएट करता है। और यहाँ पर पीछे लगे हुए टरबाइन, पीछे लगे हुए फैन से ये हवा पीछे जाती है, एग्जॉस्ट होती है, और यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर आगे जाता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म पे जेट इंजन काम करता है। जेट इंजन हो गया। एक इंजन में किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है अभी समझते हैं कि एनर्जी जनरेशन में, पावर जनरेशन में ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। सेम फैन वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। बिजली एक जनरेटर से क्रिएट होती है, जनरेट होती है, राइट। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर से जनरेट होता है, राइट। पर उसके लिए एक टर्बाइन, एक फैन वाला स्ट्रक्चर घुमाना पड़ता है। तो किसी भी तरीके का जो पावर प्लांट होता है ना, उसमें कोई भी एक फ्यूल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर थर्मल पावर प्लांट है तो थर्मल पावर प्लांट में ज्यादातर करके कोल यूज होता है। तो कोल को पहले जलाया जाता है और कोल को बर्न करने के बाद वो जो कोल होता है उससे पानी गर्म करके बहुत ही स्टीम जनरेट करी जाती है, राइट। और ये जो स्टीम होती है ये बहुत ही प्रेशराइज्ड स्टीम होती है। वो प्रेशराइज्ड स्टीम से ये टरबाइन, जो यहाँ पर इससे पहली वाली इमेज में हमने जेट इंजन के अंदर भी एक पंखा देखा था, एक तरीके का पंखा, एक तरीके का टरबाइन, राइट। उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ घुमाया जाता है। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में स्टीम का यूज होता है, और वो जब पंखा घूमेगा, टरबाइन घूमेगा, तो उसके साथ जनरेटर जो कनेक्टेड होता है उससे पावर जनरेट होती है। तो किसी भी तरीके का पावर प्लांट होता है, वो थर्मल पावर प्लांट हो या वो चाहे इस तरीके का नेचुरल गैस से चलने वाला पावर प्लांट हो, जिसको गैस टरबाइन बोलते हैं, गैस जनरेटर बोलते हैं, राइट। तो ये सभी चीजें इसी कॉन्सेप्ट्स पे काम करेगी। एक बहुत बड़ा पंखा बहुत जोरों से घूमेगा और उसके चलते कोई भी मैकेनिज्म काम करेगी। अगर आपको पूरे प्लेन को आगे मूव कराना है, आपको इससे बहुत ही फास्ट पावर जनरेट करनी है, तो ये सभी चीजें एक ही तरीके से काम करेगी। ओके, दूसरी चीज, मैंने जब आपको घर के फैन वाला एग्जाम्पल बताया तब मैंने आपको बताया था कि हवा का फ्लो कैसे रहता है। फैन के पीछे से, फैन के एक साइड से हवा को खींचा जाता है, हवा मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम पंपिंग करने के लिए कर सकते हैं, राइट। और ये सेम कॉन्सेप्ट का जो यूज होता है ना, वो कंप्रेसर के थ्रू, हमारे घर पे भी जो पंप लगे होते हैं पानी के लिए, वहां पर भी यूज होता है। और ये सेम कॉन्सेप्ट जमीन से क्रूड ऑयल निकालने के लिए भी यूज होता है, जहां पर बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन समंदर की गहराइयों में खुदाई करती है और वहां
से फिर खींचा जाता है क्रूड ऑयल को। तो खींचने के लिए एक प्रेशर चाहिए, एक ताकत चाहिए, उसके लिए भी इस तरीके के कंपोनेंट्स, टरबाइन, फैन यूज करे जाते हैं, राइट, पंप चलाए जाते हैं। तो ये सभी चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है इसकी ब्लेड। टरबाइन का जो फैन होता है उसके अंदर ब्लेड्स लगी होती है, तो सभी चीजों में ब्लेड्स कॉमन है। और सिर्फ ब्लेड्स नहीं, ये ब्लेड्स के आसपास भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो ये पूरे वर्किंग को सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ही पूरी मैकेनिज्म को चलाते हैं। यहाँ पर सामने इमेज दिख रहा है, ये आजाद के बिजनेस को समझने के लिए एक सेंट्रल इमेज है। यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये ब्लेड्स हैं, ये कर्व्ड ब्लेड्स हैं। ये जो चाहे शेप में आप मोल्ड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, राइट, कौन से काम के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए ब्लेड्स को बनाना है। तो ये ब्लेड्स होती है, ब्लेड्स से सिर्फ काम नहीं चलता, इसके पीछे भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स और मैकेनिज्म शामिल होते हैं। तो आजाद का पूरा बिजनेस एक पिक्चर में शामिल हो जाता है कि ये ब्लेड्स भी आजाद बनाता है, और यहाँ पर छोटे मोटे पार्ट्स जो ये पूरे मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं वो भी आजाद बनाता है। ये जो ब्लेड्स आपको दिखती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होती है, क्योंकि कोई भी मैकेनिज्म में, वो चाहे जेट इंजन हो या वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में यूज करने वाला टरबाइन हो, वो इतना तेजी से घूमता है, उसका आरपीएम, रोटेशन पर मिनट, उतना फास्ट होता है कि यहाँ पर दो चीज होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, क्योंकि कोई भी चीज जब बहुत तेजी से घूमती है ना तो आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ वो बहुत ही, एक तरीके से बताने जाऊं तो एक फ्रिक्शन जनरेट करती है, घर्षण जनरेट करती है। तो फ्रिक्शन के थ्रू बहुत ही हीट जनरेट होती है, बहुत ही टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। दूसरी बात कि इसके साथ साथ बहुत ही प्रेशर भी जनरेट करती है। अगर ये जो ब्लेड्स है मैंने इसको सिंपल मटेरियल का बनाया, नॉर्मल स्टील मटेरियल का या नॉर्मल मटेरियल का मैंने ब्लेड्स बना लिया, तो ना तो बहुत ही हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर पाएगी, ना तो अंदर क्रिएट होने वाले प्रेशर को झेल पाएगी, क्योंकि प्रेशर के साथ क्या होगा कि ब्लेड टूट जाएगी, और अगर टेम्परेचर भी एक लेवल से ज्यादा अगर वो मटेरियल से झेला नहीं गया तो मटेरियल पिघल जाएगा। तो यहाँ पर दो चैलेंज है। सबसे पहला चैलेंज ऐसा है कि हमें इतना स्ट्रेंथ वाला मटेरियल यूज करना पड़ेगा कि वो हाई टेम्परेचर में मेल्ट ना हो, उसका शेप डिस्टॉर्ट ना हो, और दूसरा चीज कि वो प्रेशर को झेल जाए, प्रेशर की वजह से भी उसके शेप में कोई बदलाव नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों चीज में से कोई भी चीज हो गई, उसके शेप में या उसकी वर्किंग में कहीं पर भी कोई फॉल्ट आ गया, तो ये टरबाइन का, ये ब्लेड्स का यूज ऐसी जगहों पर होता है कि यहां पर बहुत आप सोच नहीं सकते उस लेवल के डैमेज हो सकते हैं। मान लो एक जेट प्लेन है, एक जेट इंजन है, तो आप सिर्फ इमेजिन कर लो कि एक प्लेन कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर छोटी से छोटी एरर भी नहीं चाहिए। यहां पर मैं किसी भी तरीके के उड़ने वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वो एक पैसेंजर प्लेन हो सकता है, वो चाहे एक डिफेंस का कोई भी एक वेपन हो सकता है। तो यहाँ पर इसके जो ब्लेड्स होते हैं इसमें किसी भी तरीके की एरर नहीं चाहिए, ये चालू काम पे भी कोई एरर नहीं चाहिए, बनने के बाद जब प्रिपेयर्ड हो जाए तो उसमें भी कोई एरर नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एरर होगी तो बहुत बड़े डैमेज होने की संभावना है। प्लेन क्रैश हो सकता है, वेपन्स जहां पर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, मिसाइल्स हो गई तो वो प्रॉपरली पहुंचेगा नहीं, तो बहुत सारी चीजें जो है डैमेज कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर रॉ मटेरियल भी ऐसे यूज करने पड़ेंगे, ऐसी स्पेशल प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी उसको बनाने के लिए, और ऐसा बिजनेस और ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए कि जो ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद पाए। क्योंकि आप सिंपल एक चीज समझ लो कि पूरी दुनिया में इस तरीके के टरबाइन बनाने वाली, टरबाइन यूज करने वाली, राइट, अपने प्लेन्स में, अपने पावर जनरेशन प्लांट में बहुत ही कम कंपनियां हैं, राइट। तो कम कंपनियों के बायर्स लिस्ट में, उसके सप्लायर लिस्ट में शामिल होना, अगर किसी कंपनी अगर ये कर सकती है तो बहुत ही बड़ी बात है। ये नॉर्मल स्टील के ब्लेड्स नहीं होते हैं, ये जो ब्लेड्स होते हैं वो टाइटेनियम और भी सिमिलर सुपर अलॉय बोला जाता है इसको, राइट, निकल, टाइटेनियम, ये एक तरीके के स्पेशल अलॉय होते हैं, उसको स्पेशल प्रोसेस से बनाया जाता है और उसका सोर्सिंग भी स्पेशल तरीके से करा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी कंट्री में कहीं पर भी इस तरीके के मेटल मिल जाएंगे, और मेटल के सप्लायर भी पूरी दुनिया में बहुत ही कम होंगे, बहुत ही स्पेशलाइज्ड सप्लायर्स होंगे। तो आजाद का मेन काम क्या है कि इस तरीके के स्पेशल मेटल को खरीदता है, वो चाइना से खरीदे या किसी और देश से खरीदे, फिर उसको ब्लेड्स में कन्वर्ट करता है, और ब्लेड्स के साथ साथ यहाँ पर आपको जो और पार्ट्स भी नजर आ रहे हैं, इस तरीके के पार्ट्स वो बनाता है जो बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में भी सस्टेन कर सके और वो कोई भी प्रोडक्ट आराम से चल सके।
सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि इसके कस्टमर्स कौन है। इस यहां से हमें एक अंदाजा वो लगेगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहां पर आजाद के प्रोडक्ट खरीदने वाली जो कंपनीज होगी, ऐसा नहीं होगा कि कई सारी कंपनीज का पूरा लिस्ट है, बहुत ही कम कंपनीज होगी, पर वो वही कंपनीज होगी जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है ये प्रोडक्ट सेगमेंट में, राइट। वो लीडर्स होंगे वो सेगमेंट के। तो सबसे पहले अगर बात करें, मैंने आपको 3 तरीके के बिजनेस समझाए कि जहां जहां पर ये टरबाइन का फैन का यूज होगा। सबसे पहला बिजनेस था जेट इंजन का प्रोपेलर बनाना, उसका टरबाइन बनाना, राइट, उसकी ब्लेड्स बनाना। सेकेंड था पावर जनरेशन में कि जहां पर थर्मल पावर प्लांट, जहां पर गैस बेस्ड पावर प्लांट, इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इस तरीके के ब्लेड्स और सिमिलर कंपोनेंट का यूज होता है। और थर्ड जो था वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड था कि जमीन से क्रूड ऑयल को निकालना, क्रूड ऑयल निकालने के बाद उसको पंप करके, क्योंकि समंदर की गहराइयों में बहुत ही हाई प्रेशर होता है। आप समंदर में जितना गहराई में जाते जाओगे बहुत ही प्रेशर बढ़ता जाता है। तो ऐसी हाई प्रेशर वाली सिचुएशन में जब हम जमीन से क्रूड को निकालते हैं तो वो क्रूड को बड़ा ही सेफली ऊपर तक लाना प्रॉपरली, तो ये सब चीजों के लिए अच्छी क्वालिटी के टरबाइंस चाहिए, ब्लेड्स चाहिए। तो ये सब कैटेगरी में 3 बिजनेस कैटेगरी हो गई। पहला हो गया जेट इंजन वाला, दूसरा हो गया गैस पावर जनरेशन वाला, थर्ड हो गया क्रूड वाला। 2 सेगमेंट में बिजनेस को डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट ये है एनर्जी ऑयल एंड गैस, इसके अंदर क्रूड भी आ गया और उसके अंदर पावर जनरेशन भी आ गया। ये सबसे बड़ा सेगमेंट है आजाद के लिए। इसमें क्लाइंट्स देखते हैं। यहां पर अगर लेफ्ट साइड में मैं देखूं, यहां पर ये सब इनके क्लाइंट्स है। जी वर्नोवा लिस्टेड कंपनी है, आपको पता चल जाएगा। मित्सुबिशी पावर, सीमेंस एनर्जी, ये सब बड़े बड़े नाम है। जी वर्नोवा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और पूरी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका करीबन 25% इलेक्ट्रिसिटी ये जी के इक्विपमेंट को यूज करके जनरेट करी जाती है। तो आप एक बात समझो, इतने सारे देश है, इतनी सारी मात्रा में अलग अलग तरीके से, वो थर्मल हो गया, कोल बेस्ड हो गया, गैस बेस्ड हो गया, न्यूक्लियर हो गया, और भी कई तरीके के, जैसे रिन्यूएबल्स में भी आपने हाइड्रो पावर प्लांट डाल दिया, तो कोई भी किसी भी तरीके के मैकेनिज्म में टरबाइन आएगा और उससे जुड़े हुए पार्ट्स आएंगे। जी वर्नोवा जो है वो पूरी दुनिया की करीबन 25% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में खुद के इक्विपमेंट्स यूज करती है, मतलब सेल करती है, राइट। सिमिलरली बहुत बड़ा नाम है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पावर जनरेशन इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने में। मित्सुबिशी भी बड़ा ही जाना पहचाना नाम है। ये गैस टरबाइन और पावर इक्विपमेंट में बहुत आगे हैं, टॉप के मैन्युफैक्चरर्स में शामिल है। और रिसेंटली आजाद के साथ इन्होंने 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। बेकर ह्यू जो है ये बहुत बड़ी कंपनी है, क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई। ये जमीन से, समंदर की गहराइयों से क्रूड ऑयल को निकालने के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं, राइट, पंप हो गया या सिमिलर, क्रूड को जमीन से पाइप के थ्रू जब ऊपर लाया जाता है तो ये पंपिंग में भी जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं ये बनाती है बेकर ह्यू। तो बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया की बात करें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जो है इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। तो ये सब जो है वो आजाद के कस्टमर्स है। तो यहां पर आप देखो कि आजाद जो है वो डायरेक्टली पावर प्लांट को चीजें सप्लाई नहीं कर रही है। आप समझो आजाद के कस्टमर कौन है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया थर्मल पावर प्लांट लगाया है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मान लो भेल को दे दिया कि इक्विपमेंट भेल सप्लाई करेगा, तो भेल क्या करेगा, वो आजाद से ये ब्लेड्स खरीदेगा या टरबाइन के बाकी के पार्ट्स खरीदेगा। तो आजाद का मेन कस्टमर क्या हो गया, इस तरीके की कंपनीज हो गई कि जो ये इक्विपमेंट बनाती है। आजाद क्या सप्लाई करेगा, ब्लेड सप्लाई करेगा, या आजाद सिमिलरली छोटे मोटे पार्ट सप्लाई करेगा। फिर वो जिसको सप्लाई करेगा, जी वर्नोवा, मित्सुबिशी, सीमेंस, वो फिर एंड प्रोडक्ट पावर प्लांट में जो भी जरूरत है वो एंड प्रोडक्ट बनाएगी और उसका फिर गवर्नमेंट, कोई भी देश की गवर्नमेंट या प्राइवेट प्लेयर जिसके पास वो पावर प्लांट है जो जेट इंजन प्लेन में इंस्टॉल करने वाला है, वो फाइनल वाला क्लाइंट होगा। तो इस तरीके का पूरा चेन है। तो आजाद के लिए मेन क्लाइंट्स ये सब है, राइट। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, इसकी वेबसाइट में चलते हैं। इसकी वेबसाइट से आपको एक अंदाजा आएगा। इसकी वेबसाइट में पहला सेगमेंट, बिजनेस सेगमेंट में पहला सेगमेंट है एनर्जी। ओके, एनर्जी सेगमेंट में क्या चीजें बनाता है देखो। अवर एक्सपर्टीज एक्सटेंड्स बियॉन्ड गैस, हाइड्रोजन एंड थर्मल टरबाइन। गैस टरबाइन की जहां पर एज अ फ्यूल, मतलब पावर जनरेशन कैसे होगा, मैंने आपको बता दिया कि एक टरबाइन को घुमाना पड़ेगा, वो टरबाइन के साथ पावर जनरेटर लगा होगा और जनरेटर पावर जनरेट करेगा। पर हमें क्या चाहिए, एक फ्यूल चाहिए जो एक फोर्स क्रिएट करे वो टरबाइन को घुमाने के लिए, राइट। अगर वो फ्यूल के तौर पे मैंने मान लो नेचुरल गैस को यूज किया, जैसे एलएनजी हो गया, ऐसे नेचुरल गैस को यूज किया जो जमीन से क्रूड के साथ निकाला जाएगा, तो वो
वो जो टरबाइन हो गया वो गैस टरबाइन हो गया। अगर मैंने मान लो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज किया तो हाइड्रोजन टरबाइन हो गया। मान लो मैंने कोयले को यूज किया, कोयले को जलाकर उसकी गर्मी से मैं पानी को गर्म करूंगा, उससे स्टीम बनेगी, फिर उससे टरबाइन चलेगा, तो वो थर्मल टरबाइन हो गया, राइट। तो ये तो बनाते ही है, पर उसके साथ साथ न्यूक्लियर के अंदर भी ये लोग इस तरीके के पार्ट्स न्यूक्लियर पावर में भी ये लोग सप्लाई करते हैं। आपको एक फील दिलाने के लिए इस तरीके के पार्ट्स होते हैं जो ब्लेड्स के साथ साथ ब्लेड्स की सपोर्टिव जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं उसमें भी ये हेल्प करते हैं बनाने में, ठीक है। तो ये इसके इस तरीके के पार्ट्स आजाद मैन्युफैक्चर करता है। तो ये जो सेगमेंट है ये एनर्जी ऑयल एंड गैस वाला सेगमेंट हो गया। इसके बाद इसका जो सेकंड सेगमेंट है वो है एयरलाइन एरोस्पेस वाला सेगमेंट या डिफेंस वाला सेगमेंट। तो यहां पर इसके कस्टमर्स कौन है, कस्टमर्स जानना कोई भी बिजनेस में क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां से वो बिजनेस का स्केल पता चलेगा कि जो बिजनेस है वो कितने सालों से एस्टेब्लिश्ड है। क्योंकि अगर बहुत नामी कस्टमर अगर ये बिजनेस को अपना काम दे रहा है तो वो बिजनेस ऐसा नहीं होगा कि कुछ साल पहले चालू हुआ होगा, कई सारे साल लग गए होंगे, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, मैन्युफैक्चरिंग उसका सॉलिड होगा, टीम उसकी बहुत सॉलिड होगी, तभी जाके ऐसे क्लाइंट से उनको काम मिलता है। तो एरोस्पेस और डिफेंस में भी इनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। बोइंग जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। एयरबस जो है, एयरबस वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। सेकंड सबसे बड़ी कंपनी जो जेट इंजन बनाती है, राइट, या तो प्लेन्स के जुड़ी हुई चीजें बनाती है, वो है बोइंग, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी। रोल्स रॉयस जो है वो भी एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती है, दुनिया के टॉप प्लेयर्स में से एक है। फिर साफरान करके यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी है, राइट, सिमिलरली एयरक्राफ्ट के इंजन और पार्ट्स बनाती है। अगर इंडिया की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक लिस्टेड कंपनी भी है, बेंगलोर बेस्ड, इंडिया की सबसे बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी, हेलीकॉप्टर्स बनाती है, छोटे मोटे प्लेन्स बनाती है और डिफेंस से जुड़ी हुई चीजें भी बनाती है। ब्रह्मोस, इंडिया ने जो अपना रशिया के साथ मिलकर अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाया था उससे बेस्ड एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो उसने वो भी मिसाइल्स बनाती है और उस तरीके के सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स करती है, राइट। दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल बनाया था इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर, ब्रह्मोस, राइट। तो ये भी आजाद का एक क्लाइंट है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम करके एक कंपनी है, सब्सिडियरी है टाटा की, वो भी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। छोटे मोटे जो प्राइवेट प्लेन्स होते हैं उसके पार्ट्स और उसके इंजन और वो सब में रिसर्च करना, बनाना। और एल&टी के अंदर भी डिफेंस सेगमेंट है जहां पर रॉकेट्स बनते हैं, सबमरीन्स के पार्ट बनते हैं, मिसाइल्स बनती है। तो ये सभी कंपनीज पूरी दुनिया की बेस्ट कंपनीज हैं और वो आजाद के क्लाइंट्स हैं। आजाद कहीं ना कहीं इनको ब्लेड सप्लाई करता है और पार्ट्स सप्लाई करता है। तो यहां से दो चीज हमें पता चली, आपको दोनों सेगमेंट में जो भी क्लाइंट दिखे वो क्लाइंट वर्ल्ड लेवल के लीडर्स थे। तो यहां से एक बात पता चलती है कि इससे बड़ी ऊंचाइयां छूने में अभी कंपनी को कुछ बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात आप समझो कि जब भी कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस के ड्रीम क्या होते हैं कि पहले मैं मेरे स्टेट की जो कंपनीज है, जो मेरे प्रोबेबल क्लाइंट्स बन सकते हैं, मैं पहले उसको एक्वायर करूं। फिर उसकी नजर दौड़ती है नेशन वाइज, राइट, कि मैं अपने स्टेट के बाहर अपने देश की जो बड़ी कंपनियां है उसको मैं कांटेक्ट करूं कि वो मेरा माल खरीदे। फिर मैं जाता हूं दूसरे देशों में, राइट। तो ऐसे ऐसे ग्रोथ होता है। आजाद ने वक्त के साथ साथ 2008 में करीबन अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अच्छे से ग्रोथ चालू हुआ था कंपनी का। वहां से लेके आज की डेट में आजाद ने अपना लेवल वहां तक पहुंचा दिया है कि दुनिया के सबसे बेस्ट कंपनीज, मतलब कंपनी वाइज यहां से ऊपर अभी कुछ बचा नहीं है। अभी सिर्फ एक ही काम बचा है कि जितने भी ये क्लाइंट है उनको संभाल के रखना। क्लाइंट कैसे भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़े क्लाइंट नाराज हो गए तो वो आजाद का अल्टरनेटिव ढूंढना चालू कर देंगे। और आजाद का अल्टरनेटिव ढूंढा तो इनकी जो ऑर्डर बुक होती है, जो ये बड़े बड़े क्लाइंट से मिलती है, वो ऑर्डर बुक और टेन्योर भी बहुत बड़ा होता है, राइट। कई सारे एडवांस में कई सालों का ऑर्डर मिल जाता है। तो एक आध क्लाइंट भी नाराज हो गया तो बहुत बड़ा काम हाथ से चला जाएगा। इसीलिए अभी मेन काम आजाद के लिए क्लाइंट वाइज ग्रोथ नहीं है, एवरी क्लाइंट का काम ठीक से करना बिना कोई रुकावट के, बिना कोई एरर्स के, वो मेन चीज है। अगर आजाद की मैं बात करूं, आजाद का करीबन 81% रेवेन्यू वो एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस से आता है। ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हुआ है? 34% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर। यहां पर चीजें क्या होती है कि टरबाइन के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, करीबन 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और दूसरी बात की ब्लेड्स जो होते हैं टरबाइन के, वो इतनी जोर से घूमते हैं कि बहुत ही हाई प्रेशर जनरेट होता है। तो यहां पर ये पार्ट्स को बनाने के लिए स्पेशल अलॉय यूज होते हैं। टाइटेनियम बहुत बड़ी मात्रा में यूज होता है, निकल अलॉय यूज होता है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे सुपर अलॉय बोले जाते हैं इसको, ये यूज होते हैं। एक सीएनसी मशीन जो होता है ना, सीएनसी मशीन का काम वही होता है कि बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स प्रिसाइजली कट करना, प्रिसाइजली उसको मैन्युफैक्चर करना, उसको शेप देना, जैसा डिजाइन करा गया एग्जैक्ट सिमिलरली उसको काट
काटना, शेप देना, बनाना, तो इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगती है क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो नॉर्मल रॉ मटेरियल नहीं है, टाइटेनियम है, निकल अलॉय है, तो उसको उसमें से कुछ एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए भी स्पेशल प्रोसेस लगता है, स्पेशल टूल्स लगते हैं, इसीलिए यहाँ पर मार्जिन हाई है। अगर कोई बिजनेस 30% के मार्जिन पर काम कर रहा है कई सालों तक, तो उसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो ऐसी प्रोडक्ट से डील कर रहा है कि जो स्पेशल प्रोडक्ट है। एक और रेवेन्यू, पार्ट को सेल करने से तो एक रेवेन्यू जनरेट होता ही होता है, पर एक सेगमेंट रेवेन्यू जनरेशन का वो भी है कि ये जो पार्ट्स होंगे, ये जो ब्लेड्स होंगे या बाकी के सपोर्टिव पार्ट्स जो होंगे वो भी ईयर ऑन ईयर थोड़े थोड़े घिसते जाएंगे, उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो वहां से भी कंपनी को एक मेंटेनेंस और रिपेयर का एक रिकरिंग रेवेन्यू भी मिलता है। अगर वो किसी कंपनी के साथ डील करती है तो वो कंपनी उनको एवरी ईयर मेंटेनेंस का या रिपेयर का भी एक पोर्शन देती है। तो दो तरीके का रेवेन्यू सेगमेंट हो गया। पहले तो प्रोडक्ट आप जब सेल करोगे वहां से एक पैसा आएगा, दूसरा ईयर ऑन ईयर आपको मेंटेनेंस का, रिपेयर का भी एक पैसा आएगा। तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? एनर्जी एंड ऑयल गैस सेगमेंट। 81% रेवेन्यू एनर्जी ऑयल एंड गैस से आया, करीबन 17% रेवेन्यू जो है वो यहां से आया है। करीबन 100 करोड़ का रेवेन्यू जो है ये पूरे साल में वो ये सेगमेंट से आया है, एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट से। यहाँ पर 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखी है, पिछले साल के मुकाबले 25% से यहाँ पर धंधा बढ़ा है। और ये सेगमेंट ने पहली बार 100 करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, राइट। मेजर कंट्रीब्यूटर, माइनर कंट्रीब्यूटर देख लिया। अभी देखते हैं कंपनी के प्लांट्स की कुछ डिटेल। तो चीजों की शुरुआत वहां से हुई थी 2008 में। उन्होंने बहुत ही छोटी जगह से, 200 स्क्वायर मीटर की जगह से उन्होंने हैदराबाद में बिजनेस चालू किया था। वहां पर छोटे लेवल पर ये टरबाइन के पार्ट्स और ब्लेड्स बनाना उन्होंने शुरू किया था। उस टाइम उनको छोटा सा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा टरबाइन के ब्लेड्स बनाने का। उसके बाद धीरे धीरे 2008 से लेके 2023 में इसका आईपीओ आया और लगातार बिजनेस ने ग्रो करता रहा। इतने साल क्यों लग गए, थोड़ी देर बाद आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। कंपनी को ग्रो होने के लिए आईपीओ 2023 में ही आया था। उस टाइम कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे। 200 स्क्वायर मीटर की 2008 में जो जगह थी वहां से 20,000-25,000 स्क्वायर मीटर की प्रोडक्शन एरिया में वो आ गए थे। मतलब ग्रोथ तो उस सेंस में किया था। ये सब मेजरमेंट जो होता है ना, स्क्वायर मीटर में नापा जाता है कि कितने स्क्वायर मीटर के एरिया में आपके मशीन लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से कितना मैन्युफैक्चरिंग निकलेगा, उस तरीके से इसको नापा जाता है। ओके, तो इतने स्क्वायर मीटर के एरिया में प्रोडक्शन हो रहा था। और ये जो फैसिलिटीज थी वहां पर एरोस्पेस मतलब जेट इंजन के पार्ट्स, टरबाइंस के ब्लेड्स और गैस टरबाइन के ब्लेड्स मैन्युफैक्चर होते थे। ब्लेड्स को एरोफॉइल भी कहा जाता है। 2023 में भी कुछ कुछ उसके क्लाइंट होंगे, राइट। पर वक्त के साथ साथ जब इसके क्लाइंट्स बढ़ते गए और जो क्लाइंट्स आते गए वो भी बड़े बड़े नामी क्लाइंट्स आते गए, ऐसे से क्या होता गया कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी वो छोटी पड़ने लगी, उसके ऊपर प्रेशर आने लगा। अभी ज्यादा जगह, बड़ी जगह की रिक्वायरमेंट उनको महसूस हुई। और उसके बाद 2025 में उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद में ही बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कैंपस शुरू किया 2025 में, पिछले साल ही, राइट। और ये मैन्युफैक्चरिंग कैंपस में उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े एरिया में उन्होंने अपनी जगह ले ली और वहां पर ही कस्टमर वाइज उन्होंने डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करना शुरू किया। अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि 2025 में जो 20,000-25,000 स्क्वायर मीटर का प्रोडक्शन एरिया हाल भी उतना ही है। कंपनी अभी ये कैपेसिटी को 10 गुना बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मतलब करीबन 2 से 2.5 लाख स्क्वायर मीटर तक प्रोडक्शन एरिया ले जाने की कंपनी के ड्रीम्स हैं। इसके लिए इन्होंने हाल ही में 700 करोड़ रुपए रेज किए हैं, राइट। क्योंकि आगे जाके आने वाले सालों में जैसे जैसे नया काम मिलता जाएगा, मान लो आज मित्सुबिशी जितना काम दे रहा है, कल जाके अगर ज्यादा काम देने लगा तो एक और नया प्लांट, नई प्रोडक्शन लाइन सिर्फ मित्सुबिशी के लिए एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। तो पैसे तो चाहिए रहेंगे। तो 700 करोड़ रुपए करीबन उन्होंने QIP के जरिए, क्वालिफाइड प्लेसमेंट के थ्रू इंस्टीट्यूशन से उठाए हैं पिछले साल ही, राइट। तो उनके पास अभी पैसे पड़े हैं और 2 बड़े स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। कंपनी का असली मोट क्या है वो समझते हैं। इसके क्लाइंट इसका असली मोट नहीं है, राइट। इसका असली मोट जो है ना वो इसकी क्वालिफिकेशंस है, इसके क्लाइंट से इनको जो अप्रूवल मिलते हैं, ये इसका असली मोट है। देखो, जब रोल्स रॉयस, जी, मित्सुबिशी, आजाद जैसे किसी भी सप्लायर को जब अप्रूव करती है तो वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देखती, वो देखती है आजाद किस तरीके के मशीन्स के ऊपर ये प्रोडक्ट बनाता है। स्पेशल इन लोगों की टीम इंडिया में आएगी, आजाद का प्लांट चेक करेगी, प्लांट की मशीनरी चेक करेगी, सिर्फ मशीनरी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेक करेगी, क्वालिटी सिस्टम्स को चेक करेगी, राइट। कैसे बन रहा है, बनने के बाद क्वालिटी टेस्टिंग कैसे हो रहा है, सभी चीजें चेक करेगी। इंजीनियर्स कौन सी क्वालिफिकेशन वाले इंजीनियर्स हैं, ऐसा तो नहीं कि इंजीनियर के नाम पे इन्होंने नॉर्मल लेबर हायर कर लिया है। सभी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेगी, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को चेक करेगी और ये सब चेक करने के बाद काम देगी, ठीक है। तो इसका असली मोट ये है कि ये सब चेक करने के बाद भी अगर इसको रोल्स रॉयस या जी
टर्नोवा या मित्सुबिशी या सीमेंस या सभी से अगर काम मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके क्लाइंट ने इसको जो क्वालिफिकेशन दी है, क्लाइंट का जो इसको अप्रूवल मिला है, यही इसका सबसे बड़ा मोट है। ये क्वालिफिकेशन जो है वो 2 से 5 साल का टाइम ले लेती है। एक बार अगर किसी क्लाइंट ने हाँ बोल दिया, अगर एक बार कोई सप्लायर क्वालिफाई हो गया तो ये बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो इजीली उसको रिप्लेस नहीं करती, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कंपनी ने आजाद जैसी कंपनी को अप्रूव करने के लिए ही कई साल लगा दिए। तो एक बार अप्रूव करने के बाद वो कई साल तक इसके साथ काम करती रहेगी, राइट। तो इससे फायदा है। फायदा क्या है कि जब बड़े बड़े क्लाइंट ऑन बोर्ड हो गए ना आजाद के, तो इजीली जाएंगे नहीं हाथ से। दूसरी बात, ये जो ओईएम है बहुत सारा पैसा और वक्त इन्वेस्ट कर देती है ये क्वालिफिकेशन प्रोसेस में, जिसकी वजह से स्विचिंग कॉस्ट बहुत ही हाई हो जाता है। दूसरा है कि आजाद अभी तक 1700 से ज्यादा पार्ट्स बनाना, उसका अप्रूवल सब कुछ हो, इतने पार्ट्स वो बना सकता है अलग 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 तरीके के, ठीक है। और करीबन 45 से ज्यादा प्रोसेसेस इसकी अप्रूव हो चुकी है। यहां पर पार्ट्स अप्रूव होना ही जरूरी नहीं है, पार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। तो ये आजाद के लिए बहुत बड़ा मोट है। इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें पहले तो बहुत बड़ा कैपिटल भी चाहिए। दूसरी बात कि यहां पर जीरो डिफेक्ट चाहिए, प्लेन क्रैश नहीं होना चाहिए, प्लांट बंद नहीं होना चाहिए, ऑयल ड्रिलिंग में कोई डिफेक्ट नहीं आनी चाहिए। तो यहां पर जो भी चीज बनाई जाए वो जीरो डिफेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसा प्रिसीजन भी जो है वो हर कोई मैच कॉपी नहीं कर सकता। तो ये सब आजाद के मोट है। आगे चलते हैं, ऑर्डर बुक का स्टेटस क्या है, ऑर्डर बुक चेक करते हैं। आजाद के पास जो ऑर्डर बुक है करीबन 6,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसका लास्ट रेवेन्यू जो था जो करीबन 600 करोड़ था, तो करीबन 11 गुना, 10 से 11 गुना तो इसके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी पड़ी हुई है। कि ये जो ऑर्डर बुक है वो रेवेन्यू में बदलने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, और ये तीनों चीज जो है वो ट्रैक पर है, तीनों चीज प्रॉपरली चल रही है जैसे चलनी चाहिए। पहला चीज, कस्टमर के साथ डिलीवरी डेट जो है वो फिक्स्ड हो गई है। दूसरी चीज की नए प्लांट रेडी है। दूसरी बात की पार्ट्स के अप्रूवल जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, और जितने बाकी वो तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। तो 6,500 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट तीनों चीजें रेडी है। अभी सिर्फ काम करना है आंख बंद करके कंपनी को, और वक्त के साथ साथ ये नंबर्स जो है ना ये बुक में दिखने लगेंगे। अगले 5 सालों में ये 6,500 करोड़ का ऑर्डर बुक जो है वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। कि सिर्फ 2027 में ही नहीं, मतलब अगले साल नहीं, पर आने वाले कई साल मिनिमम 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से बिजनेस ग्रो होता जाएगा। तो यहाँ पर 2-3 चीजें पता चल गई, ऑर्डर बुक हमें पता चल गई, यहाँ पर गाइडेंस हमें मिल गया कि आने वाले सालों का